Hi all, this is Utsav Singh from Prashasnik Gurukul, and we are considering another topic which is very important for your examination, that is global methane pledge. Okay, so what is global methane pledge and how important it is for your examination, both for UPSC, state PCS and various other government examination? Let's consider. ठीक है, तो before we move, let's consider this question. I just want you guys to pause this and consider this question. Once this topic is over, you will be able to answer this question. Consider the following with regard to global methane pledge. Is India a signatory to it? Second, global methane pledge is outside the ambit of United Nations Forum for Convention on Climate Change and its Paris Agreement. ठीक है, आपके ऑप्शन है A only one, B only two, C none and D both. So let's don't consider it now, just pause and try to attempt it. Okay, let's move to the topic now. Global methane pledge. Global methane pledge है क्या? It's a proposal of United States and European Union to target 30% reduction in global methane emission by 2030 ओवर 2020 इमिशंस लेवल। 2020 का जो मीथेन का एमिशन लेवल है उसका 30% रिड्यूस हो जाना चाहिए, इतना सारा 30% रिड्यूस होना चाहिए बाय 2030। इंडिया हैज रिफ्यूज टू बी ए सिग्नेटरी ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशन प्लेज। उसकी वजह है, अब क्या है, व्हाई इट हैज रिफ्यूज टू साइन द मीथेन प्लेज? सी, India says that in India methane emission is a survival emission, not a luxury emission. अब डिफरेंस क्या है सर्वाइवल एमिशन और लग्जरी एमिशन का? तो आप समझिए, लग्जरी एमिशन है अगर मैं एयर कंडीशन यूज कर रहा हूं आपका भारत के एक ऐसे शहर या गांव में जहां पर मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, बट सिंस आई हैव सकम्ड माई सेल्फ टू ए लग्जरियस लाइफस्टाइल, तो उसकी वजह से मैं एयर कंडीशन ऑन करके बैठा हुआ हूं, राइट, और वहां पे पंखे से भी काम चल सकता है। तो कोई मिडिल क्लास आदमी अगर सिर्फ फैन से काम चला रहा है तो वो नेसेसिटी में फैन की यूज कर रहा है, और फैन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी नेशनल थर्मल पावर प्लांट की वजह से आ रही है, तो वहां पे CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पर मैं अगर AC यूज कर रहा हूं जहां पे फैन से काम चल सकता है, तो AC की वजह से जो CO2 एमिशन होगा दैट विल बी काउंटेड एज ए लग्जरी एमिशन। ओके, पर इंडिया में मीथेन एमिट हो कहां से रहा है? तो इंडिया में मीथेन प्रीडोमिनेटली दो वजह से होता है। एक होता है रूमिनेशंस की वजह से, जिसको एंटेरिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब ये एंटेरिक फर्मेंटेशन या रूमिनेशन होता क्या है? तो जो आपने गाय या फिर भैंस देखी होगी तो वो जुगाली करते हैं। ओके, तो वो जो जुगाली करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उनके इंटेस्टाइन में जो आपके घास या फिर पराली जो भी वो चबा करके अंदर ले जाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स जो भी केमिकल डालती है उसकी वजह से एक रिएक्शन होता है और उनके बेली से मीथेन एमिट होता है। ठीक है, दूसरा है पैडी कल्टीवेशन, जो धान की खेती होती है उसकी वजह से मीथेन एमिट होता है। अब धान की खेती से मीथेन कैसे एमिट होता है? देखिए, धान जो है उसमें ट्रेडिशनल जो वे ऑफ कल्टीवेशन है दैट रिक्वायर्स फ्लडिंग टेक्निक, एंड बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग टेक्निक जो इंटायर खेत होता है, द इंटायर फार्म इज फ्लडेड विथ वाटर। व्हाट एक्चुअली हैपेंस बिलो द वाटर ऑन द land surface, there are bacteria, and these bacteria are breaking down the organic material, and for breaking of organic material they are performing a reaction that can be both aerobic and anaerobic reaction. In absence of oxygen they perform anaerobic reaction, and this anaerobic reaction leads to emission of methane. ठीक है, तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत में 60 to 70% जो लोग हैं वो चावल खा रहे हैं। ऑल्सो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, बासमती राइस और राइस। ठीक है, इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, तो इंडिया का इकोनॉमी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लस इंडिया की सोसाइटी का फूड सिक्योरिटी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। These emissions result from agricultural activity of small, marginal and medium farmers across India.
around 90% of farmers in India are small and marginal farmers whose livelihood stand threatened for the pledge. अगर हम ये pledge करें तो livelihood threatened होगा. In addition to impacting farmer income, it can also impact agricultural production of paddy in India, and India is one of the largest producer and exporter of paddy rice worldwide. Therefore, this pledge has a potential to affect India trade and economic prospect as well as food security. This already I have mentioned. So, the government has also pointed out that agriculture was not included in emission intensity target as per India's pre-2020 वॉलंटरी कमिटमेंट. पेरिस एग्रीमेंट में एग्रीकल्चर शामिल नहीं था. ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल. ठीक है, अब है क्या, जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है आपका इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज. देखिए, इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज अपना रिपोर्ट नहीं निकालती है, वर्ल्ड वाइड जितने रिपोर्ट होते हैं वो उसको एनालाइज करती है. So what they have analyzed, they have said that for climate change which gas is predominantly responsible? CO2. okay? और CO2 का लाइफ टाइम क्या है, CO2 कितना देर तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है, तो 100 साल से लेके 1000 साल तक. तो आप कहिएगा कि एटमॉस्फेयर में लाइफ टाइम, देखिए अगर CO2 ज्यादा है एटमॉस्फेयर में तो अगर हम पेड़ रोपेंगे तो कार्बन CO2 वो ले लेता है पेड़, तो कार्बन बाद में डिपॉजिट हो जाता है उस पेड़ के अंदर, राइट. इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं. तो कार्बन CO2 जो आपका फ्रीली अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, दैट इज नोन एज द लाइफ टाइम ऑफ पर्टिकुलर गैस. अब आप इसका मीथेन से कंपेयर कीजिए. मीथेन जो है ना अर्थ में सिर्फ 12 साल तक रह सकता है एट मैक्स, अदरवाइज इट विल ब्रेक डाउन एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू ऑर्गेनिक बीइंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, तो आपका मीथेन जो है वो सिर्फ 12 साल तक रहता है और इसका पोटेंशियल ज्यादा नहीं है. ठीक है, और जो इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है मीथेन के लिए ना, वो ग्लोबल पूल जो है मीथेन का वो बहुत कम है इंडिया के कंट्रीब्यूशन की वजह से. क्योंकि जो इंडियन लाइफ स्टॉक है, जो हमारी देसी गाय है, देसी गाय, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जर्सी गाय और द हाइब्रिड ब्रीड, देसी गाय कंस्टिट्यूट अराउंड 80 to 90% ऑफ द कैटल्स इन इंडिया. देसी गाय या भैंस, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम. सो वो यूटिलाइज करते हैं हमारे एग्रो वेस्ट को, उसके लिए अलग से हमें फॉडर क्रॉप नहीं लगाना होता है, क्वाइट अनलाइक विच इज हैपनिंग इन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. वहां पे फॉडर क्रॉप लगाना होता है, उसे भी पानी से पटाना होता है और फिर इस फॉडर क्रॉप के कंजम्पशन होते हैं. तो इंडिया में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल ब्राई प्रोडक्ट जो होता है जिसको पराली कहते हैं, जो स्टबल्स होते हैं उसको कंज्यूम करती है. और दूसरा क्या है, अनकन्वेंशनल फीड मटेरियल. हमारे यहाँ जो ऑयल प्रेसिंग होती है, जैसे मस्टर्ड का ऑयल बनता है ना, तो उसकी खल्ली बनती है, दैट इज ऑल्सो यूज्ड बाय दीज कॉज. ठीक है, तो हमारा जो एमिशन है मीथेन का ना, वो बिल्कुल भी लो क्वालिटी का है, हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है. प्लस मीथेन का जो लाइफ टाइम है एटमॉस्फेयर में वो 12 साल है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड द पेरिस एग्रीमेंट मीथेन प्लेज इज आउटसाइड इट. ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ इट. ठीक है, प्लस हाउ इंडिया इज गोइंग टू टैकल मीथेन इमिशन, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट. इंडिया सिर्फ रेफ्यूज नहीं किया है, इंडिया इज साइमल्टेनियसली गोइंग टू टैकल द मीथेन इमिशन on its own. Why India is saying on its own? Because the developed country is shifting CO2 के ऊपर जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का तगमा लगा हुआ है उसको शिफ्ट कर रहा है मीथेन के ऊपर, क्योंकि CO2 उनकी वजह से हो रहा है और मीथेन इंडिया और चाइना की वजह से होता है. तो ये जो डेवलप्ड कंट्री है ना, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं. ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ ए फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म. ठीक है, तो हाउ इंडिया इज गोइंग टू टैकल मीथेन इमिशन? तो पहला चीज है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम. हम क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करेंगे. क्यों डाइवर्सिफाई करेंगे? क्योंकि पैडी की वजह से, राइस की वजह से आपका मीथेन एमिशन ज्यादा होता है. प्लस अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेट के ऊपर भी काफी फोकस कर रही है, तो ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स हम जनरेट करेंगे. ठीक है, क्यों हम जनरेट करेंगे? देखिए, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर नॉट इन रियल सेंस
rice cultivating belt. They are cultivating it because of green revolution, and this is not sustainable. It has also rendered their land saline over a period of time, depleted the groundwater table. So Indian government is trying to promote an alternative to this in form of pulses, oilseed, maize, cotton and agroforestry. ठीक है, it comes under crop diversification program. दूसरा है नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर. ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक प्रोग्राम है. It is an initiative of ICAR, Indian Council of Agricultural Research. It has developed several techniques which has a potential to mitigate methane emission. तो एग्जाम्पल्स में 2 टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, देखिए इससे 22 से लेके 35% तक जो मीथेन एमिशन है दैट कैन बी ब्रॉट डाउन. साइमल्टेनियसली राइस कल्टीवेशन कैन बी इंक्रीज अप टू 40%, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. दूसरा है डायरेक्ट राइस सीडिंग. जो राइस का कल्टीवेशन होता है उस प्रोसेस में क्या होता है, नर्सरी फॉर्मेशन होता है, फिर पूल बनाया जाता है, पूल के बाद मडल बनाया जाता है. ठीक है, पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है, फिर उसे कीचड़ किया जाता है. ठीक है, मडलिंग की जाती है, फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ दोज नर्सरी से उठा करके एक एक प्लांट को ट्रांसप्लांट किया जाता है. इसकी वजह से मीथेन एमिशन बहुत ज्यादा होता है. तो हम डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस भी करेंगे. अब हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करते हैं. देखिए इसमें क्या होता है, ये बड़ा सा खेत है. ठीक है, इसमें आपको राइस का एक एक प्लांट दूर दूर करके लगाना होता है, नॉट नियर टू ईच अदर. ठीक है, और ये डेवलप्ड हुआ था गलती से एक्सीडेंटली. एक फार्मर जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ही फाउंड आउट कि अगर एक राइस का प्लांट है उसको सफिशिएंट स्पेस दिया जाए और उसके जड़ में पानी जाए, उसे सफिशिएंट लाइट दिया जाए, तो वो जैसे बड़ा होता है तो उसमें जो सीड्स लगते हैं ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट में लगते हैं, जो क्यूमुलेटिवली 10-20 प्लांट में नहीं आएंगे, पर उन्हें स्पेस देने की आवश्यकता होती है. तो ये राइस कल्टीवेशन में क्या है, स्पेस दिया जाता है. स्पेस देने के बाद क्या है, प्लांट खुद बढ़ करके एकदम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देता है, बिकॉज इट गेट्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड लाइट. और वाटर उसके जड़ में जाना चाहिए, उसको पूलिंग करने की आवश्यकता नहीं है. पूलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. सो दिस विल ऑल्सो रिड्यूस मीथेन एमिशन. ठीक है, क्योंकि फ्लडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. अब फ्लडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, प्लस इसमें क्या है कि राइस का ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है. तो दैट इज ऑल्सो एन इंसेंटिव टू द फार्मर्स टू प्रैक्टिस दिस. ओके, सेकेंड, डायरेक्ट राइस सीडिंग में मैंने आपको बताया है रेजिंग ऑफ नर्सरी इज नॉट रिक्वायर्ड, पडलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एंड ट्रांसप्लांटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. प्लस इसके लिए एक मशीन बन रहा है हैप्पी सीडर. ठीक है, हैप्पी सीडर ये आपके पंजाब हरियाणा बेल्ट में भी इसलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि स्टबल बर्निंग के अगेंस्ट है. ये स्टबल जो होता है ना उसको बर्न किया जाता है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है. ठीक है, पर अगर हैप्पी सीडर यूज किया जाएगा तो आपको स्टबल बर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी. हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली. ठीक है, एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली. नाउ कंसीडर दिस स्टेटमेंट, India is a signatory to global methane pledge. No, India is not a signatory because India has already told that it is beyond the ambit of United Nations Forum for Framework Convention on Climate Change. ठीक है, Global Methane Pledge is outside United Nations Framework Convention on Climate Change and Paris Agreement. Yes, ये दोनों है. ठीक है, कि it is outside and India is not a signatory to it. ठीक है, तो 1 काट दिया जाएगा, none only 2. ठीक है, now you can understand in UPSC such kind of questions will come. So do continue watching our series of these smaller and significant topic from where the questions will be coming, will providing you. Simultaneously I request you guys to download our app. There are so many subjects being offered at a very low price and very high quality. Do continue in watching our video. Stay connected. Thank you.